Okay, so BCK, business and commercial knowledge. Second topic, business environment. Business environment में last session में discuss कर लिया था. It is the it includes basically includes external factors or external forces, uh, which are outside obviously the business organization, but those forces or those factors affect the business. बहुत ज्यादा तरीके से अफेक्ट करते हैं बिजनेस को. ऐसे फैक्टर्स को बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. अच्छा, इट इज द सम टोटल, मतलब उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल भी आएगा, इकोनॉमिक भी आएगा, सोशल भी आएगा, टेक्नोलॉजिकल भी आएगा, लीगल भी आएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट भी आएगा. बेसिक फिर भी से एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स बोथ द फैक्टर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब भाई अपने अंदर. फॉर एग्जांपल सर, इंटरनल में क्या क्या आएगा सर? तो इंटरनल में आएगा मैनेजमेंट, इंटरनल में आएंगे स्टाफ, एम्प्लॉइज वगैरह, वर्कर्स एक्सेट्रा. ये तुम्हारी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, ये तुम्हारे वीकनेसेस. इफ यू हैव अ गुड स्टाफ, इट विल बी योर स्ट्रेंथ, इट इज योर स्ट्रेंथ. अगर तुम्हारा स्टाफ ठीक नहीं है या एफिशिएंट नहीं है, तो दैट वुड बी योर वीकनेस. अगर नहीं होता, दैट इज अ वीकनेस. Opportunities and threats, it is something which comes beyond from the outside of your organization, outside the organization. So what are the various opportunities available in the market? The threats, the last threat मतलब राइवल्स क्या है, उनकी पॉलिसीज क्या है, कितने कॉम्पिटिटर्स आते हैं, वगैरह वगैरह. ये सब थ्रेट है तुम्हारे बिजनेस. तो बेसिकली मैंने तुमको बोला था SWOT एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज देयर इन योर सिलेबस. थोड़ा लेट है एक्चुअली, वो पहले होना चाहिए. आई सजेस्ट, और रादर मैं तो बोलता हूँ कि भाई वो पहले कर ले. बिजनेस एनवायरनमेंट तो बेसिक में नहीं कर लिया था, फीचर्स वगैरह सब कुछ. डायनामिक मीन्स कीप चेंजिंग, ये भी बोला था. फिर उसके पहले कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल फैक्टर्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई, बट उसका ग्रुप इफेक्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड. मतलब बोलते हैं ना कि भाई क्या हुआ, इतना प्रॉब्लम क्या हुआ, किसका इम्पैक्ट हुआ? अरे भाई बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ. पॉलिटिकल चेंजेस हुए, सोशल चेंजेस हुए, टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस हुए, लीगल लॉ स्ट्रिक्ट हो गया. तो सबका टोटल भाई कितना है पता नहीं हमको, कितना इम्पैक्ट हुआ, किस फैक्टर से कितना इम्पैक्ट, लेकिन इम्पैक्ट तो होगा. In total, it is very difficult to calculate the exact impact on business environment, on your business. लेकिन होता जरूर है, either positive or negative. Now it is up to you. How would you treat? मतलब how will you treat? ये तुम अपॉर्चुनिटीज के तरफ से देखोगे या एज अ थ्रेट तुम उसको कंसिडर करोगे, ये तुम्हारे ऊपर. हमने यहाँ तक खत्म किया था लास्ट लेक्चर. इम्पोर्टेंट. So you should continuously keep updating yourself. You should continuously scan the environmental factors, internal as well as external factors. एक्सटर्नल तो भाई तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, वो तो ज्यादा अच्छे से नजर रखनी पड़ेगी एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी टू अडेप्ट. So if there are any changes besides you surrounding in the surrounding, you need to change your business accordingly. जो बंदा वक्त के साथ चेंज नहीं हो पाता, वो बंदा फेंक दिया जाता है बिजनेस मॉडल. तो चेंजेस हो रहे हैं. अभी देखो ना, ये चेंज हमने एक्सेप्ट कर लिया पैंडेमिक की वजह से, जो ऑनलाइन लेक्चर्स आ गए. दिस इज द चेंज. अब वी कांट रेजिस्ट दिस चेंज कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम तो फिजिकली करें. अरे यू कांट. और पैंडेमिक खुलने के बाद भी शायद ऐसा ऑप्शन हो कि भाई अभी धीरे धीरे सब कुछ वर्चुअली होने वाला है. सपोज मैं कोई ऐसे बोल नहीं रहा हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम भी ये मानोगे सूनर और लेटर सिचुएशन विल कम जहाँ पे फिजिकल भी होंगे और वर्चुअल भी होने के चांसेस है. क्योंकि इतना साल अगर वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है, तो आगे भी स्टूडेंट्स में डिमांड, और धीरे धीरे फिर ऐसा हो कि भाई फिजिकल भी और वर्चुअल भी चले. यू नीड टू गिव एज अ क्लास रूम और एज अ सर्विस प्रोवाइडर,
यू नीड टू गिव। तुम ये नहीं बोल सकते कि कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन से वो अपने हिसाब से रखो। यू नीड टू चेंज yourself according to the changes in the behavioral pattern of the customer, according to the changes in the expectations of the customer. If you don't want to change, better you close down your business, because sooner or later your business will be closed down. अगर तुम खुद नहीं करोगे तो खत्म कर दिए जाओगे। कुछ थोड़ा सा डिस्कशन भी हुआ था नोकिया का। अगर तुम चेंजेस जो आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते और एंड्रॉइड नहीं लेके आते, तुम भाई अपना हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ही लेंगे। अरे बट भाई माइक्रोसॉफ्ट को नहीं है ना डिमांड। माइक्रोसॉफ्ट पीसी के लिए ठीक है, लैपटॉप के लिए ठीक है, लेकिन फोन्स के लिए तो एंड्रॉइड ही चाहिए, तो एंड्रॉइड ही लेता। कौन सा ज्यादा अच्छा है उससे लेना देना नहीं है, व्हाट कस्टमर्स एक्सपेक्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और अकॉर्डिंगली तुम बनाओ। तो भाई नोकिया नहीं कर पाया, खत्म हो गया। अब जो है वो तो भाई वो नोकिया नहीं है जो पहले था। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ऑल्दो यहाँ पे तो पूरा थियोरेटिकल है, लेकिन भाई बहुत काम का ये कॉन्सेप्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें कोई भी बिजनेस करो यार, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, मैं तो भाई एक अलग ऑर्डर से पढ़ूंगा जब डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये होना है, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। यस, दिस क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज स्वॉट है, स्वॉट एनालिसिस, जो लास्ट लेक्चर पे करवाया। तो लास्ट लेक्चर बताया था क्योंकि जरूरी था, ये टाइम बस उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करें। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। चार में से पहले दो इंटरनल में आएंगे, दूसरे दो एक्सटर्नल में आएंगे, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। पहले दो पे अपना बस है, दूसरे दो पे अपना बस नहीं है, वी नीड टू चेक। An effective organizational strategy, therefore मैं सीधा थर्ड पैराग्राफ पे जाता हूँ, that capitalizes on opportunity through the use of strengths वगैरह। So you need to overcome your weaknesses, you need to improve your strength, कैपिटलाइज और सीज द अपॉर्चुनिटी। जो मार्केट में जहां पे तुमको स्कोप दिखे बस वहां पे वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, नहीं तो कोई और ग्रैब कर ले। इससे पहले कि इसका कोई और फायदा उठाए तुम फायदा उठाओ। तो ढूंढते रहो, एक्सप्लोर करो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, जितना कर सको, जितना कर सको। SWOT एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिंग स्ट्रेंथ्स, मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ वीकनेसेस, और रादर मैं तो बोलूंगा वीकनेसेस को ही कम करो, सीज करो या कैपिटलाइज करो अपॉर्चुनिटीज को, भाई ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज का फायदा हमको मिलना चाहिए। एंड न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स, जितना हो सके उतना थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज मतलब तुम कॉम्पिटिटर्स को खत्म नहीं कर सकते, वो तो रहेंगे मार्केट, राइवल्स तो रहेंगे मार्केट, उसका तुम्हारे ऊपर जो इम्पैक्ट होगा उसको तुम खत्म। वो तो मैं तुमको लास्ट लेक्चर में बोल रहा था, अगर हमको नहीं पता कि कौन से वायरसेस है, भाई जो भी आएंगे हमको उससे इम्पैक्ट नहीं होगा। बर्ड फ्लू आया, ये भी आज सुनने में आया न्यूज, भाई जो भी आने दो, दिल्ली में हम इतना फिट रहेंगे कि भाई हमको इसका मिनिमम इम्पैक्ट हो या नो इम्पैक्ट ना हो, ये हमारा काम है। तो विल न्यूट्रलाइज द थ्रेट, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कुछ कर सकते। सी, वी कांट रेजिस्ट और वी कांट रेस्ट्रिक्ट एनीवन कि भाई तुम इस एरिया में बिजनेस नहीं करोगे, तो उसकी मर्जी, वो बिल्कुल कर सकते, वो करे तो उससे तुम्हारा बिजनेस अफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजिंग। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी था पहले करना, इसलिए ये पहले डिस्कस। The process of strategy formulation starts with and critically depend on the appraisal of the external and internal environment. What is appraisal? Analyze, evaluation. We will learn more about SWOT analysis in the second chapter of strategic management. तो वो बोल रहे वापस एक बार वैसे भी ये पढ़ना है सेकंड चैप्टर। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट, मैं मेरे सीक्वेंस से जा रहा हूँ, धीरे धीरे तो सब कुछ कंप्लीट होता है।
माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा टॉपिक आया था, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, माइक्रो में अपॉर्चुनिटीज। फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट, फैक्टर्स decides over the direction thinking consisting of all things affect people। समझ में आया क्या है? मैं वापस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट सबको फर्क पड़ेगा। माइक्रो इन्वायरमेंट इज समथिंग जो सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा। आई गिव यू सम एग्जांपल। तुम्हारा सप्लायर का धंधा डाउन हो, तो जो तुम्हारा सप्लायर था वो तुमको बहुत अच्छे से डील देता था, अभी वो दे नहीं पाएगा तो लॉस हो गया। तो तुम्हारा अच्छे सबसे अच्छा स्ट्रेंथ बोल सकते वो मिस हो गया, भले वो थोड़ा आउटसाइड है फिर भी। तो माइक्रो एनवायरमेंट, तुम्हारे कस्टमर्स माइक्रो एनवायरमेंट। तो मैक्रो में क्या आता है, जो जनरली पूरे सोसाइटी को अप्लाई होते हैं वो मैक्रो में आते हैं, जनरल फोर्स। माइक्रो में क्या आएगा सर, स्पेसिफिक फोर्सेस, और मैक्रो में क्या आएगा सर, जनरल फोर्सेस। अभी जनरल क्या है, स्पेसिफिक क्या है, माइक्रो में क्या आएगा बताइए। कस्टमर्स आएंगे, सप्लायर्स आएंगे। मैक्रो में कौन कौन आएगा, मैक्रो में कौन कौन आएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सबको अप्लाई होगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबके लिए होगा, सोशल एनवायरनमेंट सबको अप्लाई होगा, टेक्नोलॉजी में चेंजेस सबके लिए होंगे, लॉ में चेंजेस सबके लिए होंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हुए सबके लिए होंगे, ग्लोबल वार्मिंग सबके लिए होंगे। तो ये मैक्रो में। माइक्रो, माइक्रो एनवायरनमेंट रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल एरिया मतलब या तो इनसाइड या इमीडिएट पेरिफेरी, इमीडिएट बिजनेस के इमीडिएटली बाहर। द एम्प्लॉइज, कस्टमर बेस, चेक करो एक एक पॉइंट्स में। एम्प्लॉइज अच्छे बुरे हो सकते हैं, कस्टमर बेस जैसा हो वैसा रिलाई करेगा, वेज इन विच फर्म कैन रेज इट्स फाइनेंस, फाइनेंस के सोर्सेज, हु आर द फर्म, हु आर द फर्म सप्लायर्स, सप्लायर्स आएगा इसमें। तुमको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखना है। देख तुम्हारे लिए तो एमसीक्यूज है, तो भाई फर्स्ट में क्या आएगा एम्प्लॉय, दूसरे में क्या आएगा कस्टमर, तीसरे में आएगा बैंक्स या अदर सोर्सेज जैसे तुम फाइनेंस कलेक्ट करो, फोर्थ में क्या आएगा सप्लायर्स, फिफ्थ में क्या आएगा लोकल कम्युनिटी आजू बाजू की जहां पे तुम ऑपरेट कर रहे हो, एंड लास्ट तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन, ये आएगा माइक्रो। और मैक्रो, अच्छा माइक्रो देख चेक कर, माइक्रो में क्या क्या है, कस्टमर्स, वन हु पेज टू एक्वायर द प्रोडक्ट, organization consisting of owners, BOD, employees। what is BOD तुमको पता होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मार्केट, प्राइस सेंसिटिविटी, मतलब तुम अगर प्राइस थोड़ा भी कम करोगे तुम्हारा डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस थोड़ा भी बढ़ा दोगे तो डिमांड घट जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइस सेंसिटिविटी। मार्केट मैच्योरिटी, मार्केट कितना मैच्योर है, कितना अच्छे से सोचता है मार्केट में, कस्टमर। कॉस्ट स्ट्रक्चर, कितना खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। सॉरी, इंटरमीडिएट, होलसेलर्स, रिटेलर्स, जो लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। लॉजिस्टिक मतलब है सप्लायर, प्रोड्यूसर लेके कंज्यूमर तक, तो बीच में इंटरमीडिएरीज होंगे उनकी बात करते हैं। वो भी माइक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे। कॉम्पिटिटर्स, यस, डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे तो मार्केट और सप्लायर। तो ऑल दीज पर्सन, मतलब तुमको बेसिकली हेडिंग्स याद रखनी, ये सब माइक्रो में आएगा। और नाउ मैक्रो में क्या आएगा, has broader dimensions, it mainly consisting of economical, technological, वही तो लास्ट लेक्चर से बोलता हूँ। तो भाई सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स मैक्रो में आए। तो सिर्फ मुझे नहीं, इन जनरल सबको अप्लाई हो। तो पैंडेमिक सिचुएशन सबको है, मेरे अकेले के लिए नहीं है, लेकिन कस्टमर्स, मेरे मेरे कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस बदल गए, ये माइक्रो में है। मेरे सप्लायर, अभी मेरा सप्लायर था तब तक मेरा अच्छा चल रहा था, अब बात ये हो गई वो मेरे लिए स्पेशली रिक्वायरमेंट, मतलब जो रॉ मटेरियल भेजता था, अभी सप्लायर का ही धंधा डाउन हो गया, लॉकडाउन वही खत्म हो गया मार्केट। तो ऐसा नहीं कि मुझे दूसरा मिलेगा, लेकिन मेरे बिजनेस पे तो इम्पैक्ट होगा, तो वो किस में आएगा, माइक्रो।
अब देखो सीधी बात करते हैं, आगे जाते हैं सीधा सीधा, ये है मैक्रो। तो जो स्पेशल ट्री डायग्राम जैसा करके दिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन साइज, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है सर? तो भाई पॉपुलेशन कितनी बढ़ती है अकॉर्डिंगली तुम्हारा डिमांड थोड़ा तो इम्पैक्ट होगा ही। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लोगों के पास इनकम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, मतलब कुछ लोग ज्यादा अमीर है बाकी, भाई सबके पास पैसा होगा तो तुम्हारी डिमांड ज्यादा होगी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी होगी तो तुम्हारे मार्केट डिमांड के ऊपर फर्क पड़ सकता है। पॉलिटिकल, गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो गए, लॉज चेंज हो गए। एक्चुअली एक्चुअली लॉज नहीं होने चाहिए वहां पे, लॉज तो सेकेंड लास्ट पॉइंट है, लेकिन उन्होंने दिया है। इकोनॉमिक, अब इंटरेस्ट रेट ही कम हो गए या बढ़ गए, लोगों के पास जो इनकम था डिस्पोजेबल इनकम, व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? ऐसा इनकम जो वो खर्च कर सकते हैं, उनके बेसिक नेसेसिटीज के बाद जो बनता है, इन्वेस्टमेंट सेविंग वगैरह होने के बाद जो बचता है दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। वो जो चाहिए कर सकते हैं, लग्जरियस कमोडिटीज पे कहीं पर भी खर्चा कर सकते हैं। लॉकडाउन के चलते डिस्पोजेबल इनकम लोगों का कम हो गया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं मंदी है, मंदी है। व्हाट इज मंदी? बेसिकली लोग खर्च नहीं कर रहे ज्यादा, क्योंकि लोगों का इनकम कम हो गया, और लोग खर्च नहीं कर रहे इसलिए बहुत लोगों का और इनकम कम, क्योंकि कुछ लोग हमारे खर्चे के ऊपर चलते, अगर हम खर्चा करना छोड़ देंगे तो होटल्स वगैरह बंद हो जाए। तो पब्लिक का डिस्पोजेबल इनकम भी मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट है। लोग अगर कम खरीदेंगे तो मेरे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आई एम इनटू सॉल्ट बिजनेस और प्योरली ग्रोसरी का बिजनेस, जहाँ पे भाई कुछ भी हो मेरे पास से तो लेने ही है कुछ, वो अलग बात है। अदरवाइज डिस्पोजेबल इनकम लोगों से मेरे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। सोशल, ट्रेडिशंस, बिलीफ एंड कल्चर, भाई जैसे बिलीव्स होंगे कस्टमर्स के, कल्चर जैसे चेंज होते जाएगा, ट्रेडिशन जैसे चेंज होते जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स चेंज होते जाएंगे। देखो ना, मतलब एक ही साल में बात करते हैं, दिवाली के टाइम अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तुमने देखा होगा चॉकलेट्स का वगैरह डिमांड डिमांड बढ़ जाती है, चॉकलेट्स एडवर्टाइजमेंट्स आने लगती है टिपिकल। बारिश के टाइम पे अलग डिमांड होती है। तो ये सब ट्रेडिशन से अपने अकॉर्डिंगली सोशल पैटर्न चेंज होता रहता है हर साल में। तो अकॉर्डिंगली तुम्हारे प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। लोगों के बिलीव्स क्या है उसके ऊपर भी है। फॉर एग्जाम्पल आज से लोगों ने डिसाइड किया कि भाई चलो एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफ चाहिए, तो यू नीड टू प्रोड्यूस सम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू अपील देम कि भाई हाँ हम लोग पोल्यूशन कम से कम करें। इट डिपेंड्स, तुम नहीं चेंज कर सकते लोगों का बिलीफ, जो बिलीफ है अकॉर्डिंगली तुमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। सोशल एंड कल्चर ऑफिस, इंडिया का कल्चर यूएस का कल्चर फर्क, तो जो प्रैक्टिसेस यूएस में है एक कंपनी अप्लाई कर रही है उसको इंडिया में बिजनेस करना है, सेम प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। तुमने अगर नोटिस किया है तो मैकडोनल्ड्स का ऑब्वियसली यूएस का मेन्यू और इंडिया के मेन्यू में फर्क है, टेस्ट भी फर्क होता है, फॉर ऑब्वियस रीजन कि यहाँ का कल्चर अलग है, तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से, फूड कल्चर के हिसाब से अकॉर्डिंगली वैसे बर्गर बने। यूएस में भी मैकडोनल्ड्स है, यहाँ पर भी है, और भी बहुत सारे कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स है, तुम जानते हो। सब जगह पे मेन्यू थोड़ी सेम होता, होना भी नहीं चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर रोम में गए मतलब जहां पे गए जैसा देश वैसा देश, यू नीड टू चेंज योर। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, जो अपॉर्चुनिटीज अराइज होंगी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज टेक्नोलॉजीज की वजह। अनसर्टेनिटी क्या है? अरे भाई पता नहीं कल का, आज जो टेक्नोलॉजी है पता नहीं कल ऑब्सोलीट हो जाए, मतलब आउटडेटेड हो जाए, तो ये अनसर्टेन रिस्क है भाई। और भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसके अपने को क्या अपॉर्चुनिटीज मिले। अच्छा ऑनलाइन पेमेंट आ गया, चलो भाई हम लोग उसमें उतर, और आओ उतर गए, एयरटेल उतरा है। आजकल लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, कल के लेक्चर में भी बोला था, फार्मास्यूटिकल आई मीन
मेडिसिन वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। टाटा घुस गया, टाटा हैज एंटर्ड इन द ऑनलाइन ये फार्मास्यूटिकल वाला पार्ट, फार्मेसी वाला पार्ट। अब टाटा तो ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड है, तो अगर मुझे और किसी से खरीदना है तो क्यों ना मैं टाटा से ही खरीद, उसको तो एडवांटेज मिलेगा। जैसे चेंजेस हो रहे हैं लोगों के बिहेवियर में, वैसे तुमको बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी। तुम नहीं ढूंढोगे तो और कोई ढूंढ ले। फार्म इजी तो है, अब टाटा भी आ गया उसमें। चल, गवर्नमेंट चेंजेस इन द पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। कांग्रेस का अप्रोच अलग होगा, बीजेपी का अप्रोच अलग हो सकता है। बीजेपी ने आत्मनिर्भरता पे फोकस किया, कांग्रेस ऐसा हो सकता है कि नहीं, हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। वी डोंट वांट टू कमेंट कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। हम बोल रहे हैं कि भाई हर एक गवर्नमेंट की अपनी अपनी फिलोसॉफी हो डेवलपमेंट, उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपॉर्चुनिटीज या थ्रेट्स हो। इफ आई एम अ फॉरेन बिजनेसमैन, मैं यहाँ पे इंडिया में आया हूँ रिसेंटली, और अगर करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरे लिए फ्रेंडली नहीं है तो भाई मेरे लिए थ्रेट। क्योंकि आत्मनिर्भर में तो इंडियन लोग बढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स, तो भाई मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा बिकॉज मैं तो फॉरेनर हूँ। डेफिनेटली ये तो फर्क तो पड़ेगा। लीगल लॉज में चेंजेस चेक करो। जीएसटी तुम जानते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रेरा इंटरेस्टिंग, ये रियल एस्टेट को अपना होता है, इसको रेरा बोलते हैं। रेरा ये 2016 में ही आया है, नया एक्ट। बिल्डर्स ने, डेवलपर्स ने जो टाइम दिया है कमिटमेंट के लिए कि इतने पीरियड में पूरा होगा, उतने पीरियड में प्रोजेक्ट पूरा होना ही चाहिए, नहीं तो यू कैन कंप्लेन टू रेरा अगेंस्ट द बिल्डर। फिर चीटिंग नहीं होनी चाहिए, एरिया कितना देना चाहिए उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, एफएसआई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तुमने सुना होंगे शायद रीडेवलपमेंट में टर्म्स यूज होते हैं, ये सब रेरा के अंडर है। पहले ऐसा कोई एक्ट नहीं था रियल एस्टेट के अलग से। तो अगर तुम्हारे पास कोई चीटिंग हो गई, तुमको सीधा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाना पड़ता, जो सबके लिए अप्लाई होता। तुम एक छोटी सी थोड़े मिक्सर खरीदोगे और मिक्सर में प्रॉब्लम है तो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पास, कंज्यूमर फोरम, तो वहां पे ही जाना पड़ता था। अभी नहीं, अभी उन्होंने बोल दिया नहीं, रियल एस्टेट में ज्यादा फ्रॉड होते हैं और हमको पता है, हम एक स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। और ये तो एक्ट का भी नाम रह रहा है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट रियल एस्टेट। बिल्डर्स की तो वाट ही लगी रेरा के पास, क्योंकि उनको ज्यादा कंप्लायंसेस आ गए। पहले रूल्स जितने स्ट्रिक्ट थे उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा। ग्लोबल चेंजेस इन द वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज तो आजकल बहुत बड़ा कंसर्न, उसके अकॉर्डिंगली तुमको चेंजेस करने पड़े। बोल भी रहते हैं तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंगली हर कंट्री का ऑब्लिगेशन बढ़ रहे हैं। पेरिस कन्वेंशन नाम का कन्वेंशन हुआ था, यूएस ने उसमें से बाहर निकल गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप प्राइम प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, ये सब एग्जैजरेशन है, हमसे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। ये सीधा बोला था डोनाल्ड ट्रंप। अब जब प्रेसिडेंट चेंज हो गए तो बाइडेन ने ये मान लिया कि नहीं नहीं, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, एंड जो भी किया हमने वो आज तक वो गलत किया, ज्यादा किया। तो भाई हमको अकॉर्डिंगली वी नीड टू ओबे, और वी नीड टू फॉलो द पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी। व्हाट इज पेरिस कन्वेंशन ट्रीटी? उसके अकॉर्डिंगली सबको ग्रीन हाउस गैसेस धीरे धीरे कम कर, सारे कंट्रीज को, जो डेवलपिंग है और जो डेवलपिंग है और डेवलप्ड है, और उसका ज्यादा फटका डेवलपिंग कंट्रीज को लगे, क्योंकि जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? इंडिया वगैरह जैसे कंट्रीज, फाइनेंशियल। लेकिन जो जरूरी है तो है। तो भाई ग्लोबल चेंजेस जो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तुमको चेंजेस लाने पड़ेंगे, और यही तो रीजन है कि इंडिया की तरफ से धीरे धीरे मूव्स हो रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि हम लोग पेट्रोल नहीं यूज करेंगे, हम लोग ज्यादा
बैटरी पे अभी व्हीकल्स आएंगे धीरे धीरे, ये सब तुमने सुना हो। पेट्रोल के प्राइसेस ही धीरे धीरे बढ़ा रहे, सो दैट लोग सोच समझ के यूज करें व्हीकल। एक अप्रोच मेरी तरफ, मुझे तो ये लगता है कि ये भी अप्रोच होगा पेट्रोल प्राइसेस पर। टैक्स भी कमाएगा गवर्नमेंट, लेकिन इतना ज्यादा रखेंगे ताकि तुम बहुत सोच समझ के यूज करो व्हीकल। उससे दो फायदे होंगे, एक तो इंपोर्ट कम हो जाएगा पेट्रोल का, और दूसरी बात ये कि भाई पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो अगर तुमको जरूरत नहीं है तो तुम नहीं जाओगे बाइक से, एज सिंपल एज दैट। और बिलीव में होता है, इम्पैक्ट होता है डेफिनेटली। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग नहीं सोचते, लेकिन बहुत लोग है मेजोरिटी जो सोचते हैं कि नहीं यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, अभी नहीं यार, तो चल के हो सकता तो चल के ही जाता, काफी इम्पैक्ट होगा। लेकिन ये जो भी चेंजेस होंगे इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, टेक्सटाइल सेक्टर पे फर्क पड़ेगा, रबर इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, माइनिंग इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। क्लाइमेट चेंज तो बाबा सीवियर इशू है। आई सजेस्ट कि इसके बारे में और भी चीजें देखना। क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस कंसर्न। एनीवे, सो माइक्रो एनवायरनमेंट इज का बेसिक पार्ट हो गया। अभी एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, इसमें क्या क्या आता है देखो एक एक करके। माइक्रो और मैक्रो आज के लेक्चर में करते हैं, फिर देखेंगे if टाइम परमिट्स आगे का पार्ट भी करेंगे। कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स और कस्टमर। पीटर ड्रकर ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट था। पीटर ड्रकर, द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर्स। तो भाई नए कस्टमर्स को याद रखो ना, पेपर में एमसीक्यूज में आ सकता है। द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। किसने, मतलब हु सेड दिस? पीटर ड्रकर, याद रखो क्योंकि बड़ा नाम है। कस्टमर था द किंग, और एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड ना, आर द पीपल हु पे द मनी, ये तो पता है तुमको। द प्रोडक्ट्स में बोथ गुड्स और सर्विसेज, द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट कंज्यूमर्स। ठीक है यार, एकदम बेसिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, a father may buy a product as a customer for his daughter who will be a consumer। तो ये क्या समझ में नहीं आया, देखो एक बार अच्छे से समझ लो। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं पर जाना जरूरी, जाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो एसवाईजीसी में ओसीएम में, और एफआईजीसी वाले जो होंगे अभी तक एसवाईजीसी में नहीं टॉपिक्स पढ़े उनके लिए ये नया होगा। सुन लो, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर का एक मीनिंग, उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग जो बंदा गुड्स परचेज करेगा वो तो कंज्यूमर है। जो बंदा गुड्स यूज करेगा विद द परमिशन ऑफ द बायर वो भी कंज्यूमर। तो जैसा दिया ना, फादर ने गुड्स परचेज किए लेकिन डॉटर को गिफ्ट किया, तो अभी कंज्यूमर कौन होगी? फादर ने ओन यूज के लिए गुड्स परचेज किया, तो बायर भी फादर, कंज्यूमर भी फादर। ये बात अच्छे से याद रखो। Who are the customers or consumers? What benefits they are looking for? What are the buying what are their buying patterns? What do they prefer more? ये भी तुमको समझ। तो जैसा कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिजाइन योर प्रोडक्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते, बहुत जनरल सा थियरी है और इसके ऊपर आंसर राइट जाएंगे, का टेंशन नहीं है, कोई डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ। सेकेंड, कॉम्पिटिटर्स। भाई ऑब्वियस है, मार्केट है तो कंपटीशन है, और कंपटीशन में थ्रेट है। A study of the competitive scenario is essential for the marketer, particularly to understand the threats from the competition. Who are the competitors? Competitors कौन कौन है, मतलब also known as rivals। पेपर में अगर rivals वर्ड आ जाएगा तो हमको पता ही नहीं कि rivals क्या है। rivals और competitors दोनों से, रावल नहीं, rivals, rivals
Who are the competitors? What are their business objectives and strategies? उनके goals, उनकी strategies क्या है? Who are the most aggressive and powerful competitors? ये सब तुमको समझना जरूर. Competition में भी direct और indirect. Directly तुम पे जो impact करेगा is between the organization. Direct competition, which are same business activity in them. जैसे बाजू में एक दुकान, same. तुम्हारा भी होटल का बिजनेस, उसका भी सेम. हाँ तो भाई इम्पैक्ट डायरेक्ट कंपनी. फॉर एग्जांपल इंडियन शैम्पू स्किन मार्केट, sachet market, sorry, there are so many competitors who are competing to increase their market share. At the same time, competition can also be indirect. For example, competition between holiday resort and a car manufacturer company for available a discretionary spendable income of affluent customers in indirect competition. अब ये नहीं समझा. उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो या तो कार्स परचेस करेंगे या तो हॉलिडे पे खर्चा करेंगे. तो वैसे देखा जाए तो हमारा कोई डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है. अगर मैं कार मैन्युफैक्चर हूँ तो होटल या टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है. लेकिन अगर वो ज्यादा वहां पे जाएंगे तो कार्स नहीं खरीदेंगे. कार उनका सेकेंड प्रायोरिटी होगा. वो बोलेंगे कि नहीं एक बेसिक है ना यार हैचबैक, वही चला लेते हैं. उससे अच्छा भाई यूरोप घुमाते हैं उतने पैसे. या यूरोप नहीं तो चलो यार मलेशिया वगैरह घुमा. तो मेरा इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो गया. ताने ने मेरा कस्टमर खा लिया, क्योंकि अगर वो वहां पे नहीं जाता तो मेरी कार खरीदते. ये इनडायरेक्ट, ये जो डिस्पोजेबल इनकम है बस उसका खेल है. कंज्यूमर क्या सोचता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है. इसलिए तुमने देखा होगा धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में टूरिज्म इंडस्ट्री को कुछ ज्यादा क्रेज हुआ था. मतलब बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ पैंडेमिक, पैंडेमिक शुरू होने से पहले टूरिज्म इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही बूम में. उसके पहले अगर तुमने नोटिस किया है नहीं किया है, 90 से बॉलीवुड में फॉरेन लोकेशंस वगैरह दिखाने स्टार्ट हो 90. अब इसका धीरे धीरे इम्पैक्ट होता है. हर चीज में तुमको एडवर्टीजमेंट्स आ गए. बाकी बहुत सारे जगह पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बाहर जाते थे. उनके फोटोज वो वहां पे मतलब अपलोड कर देते सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी. धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट ये होने लग गया कि सबको ऐसा लगने लगा कि नहीं यार बाहर जाना इज अ गुड, इज अ कूल थिंग. वी नीड टू गो, वी नीड टू गो. अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो वी शुड स्पेंड. एक तो फॉरेन लोकेशन में जाना चाहिए. क्यों? अरे बहुत लोग जाते हैं तो हम भी जाएंगे. अरे पागल, थोड़ा तो दिमाग चला. नहीं, सब लोग जाते हैं हम भी जाएंगे. ये बात एक दिन में नहीं होती, लेकिन ये धीरे धीरे होता है. ये धीरे धीरे होता है. एडवर्टीजमेंट वगैरह का उसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं. डेफिनेटली होता है. बार बार तुम्हारे सामने हैमर करते रहेंगे, उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर. तो मतलब एज अ सोसाइटी इंडियन शैम्पू सैशे मार्केट शेयर स्प्लिट पाई चार्ट दिया है. यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी. ओरिजिनली उस कंपनी का नाम यूनिलीवर है, यूके बेस्ड कंपनी. मार्केट शेयर ज्यादा है. J&J, P&G, Procter and Gamble, L'Oreal, others, Colgate, Palmolive, etc. ये सारे मार्केट शेयर. अच्छा ये याद रखने हैं, ये थोड़ी याद रखना है, बस दिया है. तुमको थोड़ी क्वेश्चन पूछेगा कि लॉरियल का स्टेक कितना है मार्केट में. 100% नहीं पूछेगा, बस तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन. Individuals occupying different positions or working different capacities in organization. भाई एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर हो सकता है, एक इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, एक्सेट्रा. देखो, they have different varied interests. In microeconomic and environmental analysis, sorry, nothing is important as self analysis by an organization of itself. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं उसको. इंट्रोस्पेक्शन, खुद के बारे में देखना वो है. अंडरस्टैंडिंग इट्स ओन स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज. Understanding a business in depth should be the goal of firm's internal analysis. तो ये माइक्रो है. अब देखो उसमें क्या है. We have met the enemy and he is us.
पोगो, पोगो मतलब कार्टून नहीं, एक्सपर्ट है मैनेजमेंट। वी हैव मेड द एनिमी एंड ही इज, मतलब सबसे बड़े हमारे एनिमी हम खुद है। जिस दिन ये बात हम अच्छे से समझ जाएंगे उस दिन भाई हमारा टेक ऑफ पॉइंट आ गया, आगे बढ़ने का वक्त आ गया। खुद ही खुद को रोक। An organization has several non-specific elements of the organization surrounding, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। अब देख क्या है कौन कौन। फर्स्ट में आएगा कैटेगरी में ओनर्स। ओनर्स में कौन कौन है? शेयर होल्डर्स, या अगर पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर्स, जिनका ओनरशिप स्टेक है। दे हैव इन्वेस्टेड मनी टू गेन ओनरशिप इन द बिजनेस एंड दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट, उनके अपने फायदे, उनके अपने स्वार्थ इन वेलबींग ऑफ द कंपनी, thus they form a crucial part of the organization। तो वो क्या सोचते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ये तो ऑर्गेनाइजेशन में आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये कब सुधरेंगे? उन्होंने सेकेंड लाइन पे दिया कंपनीज एक्ट 1956। अब ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि अभी इसका नाम चेंज हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013। भाई जो भी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीनिंग सेम ही। ये कौन होते हैं एक बार बता देता हूँ वापस। शेयर होल्डर्स, उन लोगों में से शेयर होल्डर्स, मतलब सपोज हम लोग शेयर होल्डर्स मतलब ओनरशिप, तो हम में से ही कुछ लोगों को हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह अपॉइंट करते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट देख सकते, और वो कंपनी का दिमाग कहलाएंगे। मतलब डायरेक्टर्स आर द ब्रेन ऑफ द कंपनी, इज द ब्रेन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर्स कलेक्टिवली मिला के कंपनी के ब्रेन की तरह काम, जिनको कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। तो अब डायरेक्टर्स क्या सोचते हैं उसके ऊपर भी बिजनेस का इम्पैक्ट होता है। The overseeing the general management of the organization to ensure that it is being run in a way best serves the shareholders interest, कि हम ऐसे काम करेंगे जिससे शेयर होल्डर्स का सबसे ज्यादा फायदा और बिजनेस का फायदा होगा, अपने शेयर होल्डर्स का फायदा होगा। तो वो एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन आएंगे देखा, एक तो आएगा ओनर, यानी कि उसमें शेयर होल्डर, एंड सेकंड इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थर्ड कौन है? एम्प्लॉइज। बिल्कुल, सबसे बड़ा असेट है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज आर द पीपल हु एग्जीक्यूट्स द प्लान, जो भी तुम्हारे प्लान है, जो डायरेक्टर्स प्लान्स डिसाइड करेंगे, स्ट्रेटजीज फॉर्म करेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेंगे? एम्प्लॉयज। So they are the major force within an organization. It is important for an organization that employees embrace the same value. जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज एथिक्स वगैरह सोचती है वही एम्प्लॉयज अगर सोचेंगे तो वही क्लैरिटी होगी, डिस्प्यूट्स नहीं होगी। However, they differ in beliefs, education, attitude, and capabilities. When managers and employees work towards different goals, everyone suffers. Thus, it is a crucial for businesses to understand the employees' behavior and their needs. In short, अगर तुम employees के बारे में सोचोगे तो employees तुम्हारे बारे में सोचोगे। अगर मैनेजमेंट और employees के व्यूज टोटली अलग है तो भाई दोनों सफर करें। तो क्या कर सकते हैं भाई? एम्प्लॉयज को खुश करो, एम्प्लॉयज के नीड्स को। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे ऑर्गेनाइजेशन। ओनर्स मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह, शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब एक्चुअली मैनेजमेंट की टीम, एंड थर्ड इज द एम्प्लॉयज और स्टाफ। ये इंटरनल एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज मार्केट। द मार्केट इज द larger than customers. Customers together make market. Definitely people who buy goods are customers, while all those to whom the business believes it can sell are the market। मतलब उसमें खाली कस्टमर्स नहीं आए, उसमें प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स भी आए। अब ये प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? जो मुझे लगता है कि लोग खरीद सकते, ये लोग खरीद सकते हैं, खरीदेंगे पक्का पता नहीं, ये लोग खरीद सकते हैं, उनको कहा जाता है कस्टमर, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। तो मार्केट में कौन कौन आएगा एक बार अच्छे से याद रखो। मार्केट में आएंगे बायर्स एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स।
हमारे जो बायर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, वो तो आएंगे, प्लस ऐसे लोग जो हमको लगता है कि ये कस्टमर बन सकते हैं, वही हमारा मार्केट है। द मार्केट इज टू बी एन एक्चुअल एंड पोटेंशियल साइज। पोटेंशियल मतलब वही प्रॉस्पेक्ट, इट्स ग्रोथ prospects and also its attractiveness. The marketer should study the trends and developments and the key success factors of the market he is operating. Important issues are cost structure, the price sensitivity, कि भाई प्राइस कितना सेंसिटिव है, कितने प्राइस सेंसिटिव है, मतलब प्राइस कम करने की वजह से उनकी डिमांड कितनी बढ़ेगी, एटसेट्रा। टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्या चल रहा है बाहर मार्केट में, द एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द मार्केट, होलसेलर रिटेलर वगैरह उनका जर्नी, एंड भाई अगर मार्केट इनफ मैच्योर है या नहीं है, मतलब लोग इतना अच्छे से सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। मतलब नहीं तो हम अच्छे प्रोडक्ट्स लेने लेके आएंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ज्यादा खर्चा करके, और कस्टमर कोई रिस्पॉन्स देगा ही नहीं, ये बोल के कि नहीं है तो महंगे है। अरे लेकिन भाई एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, नहीं हमको वो सब नहीं चाहिए, हमको सस्ते चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट इज मैच्योर इनफ और नॉट। हमको वो सब नहीं चाहिए, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली वगैरह, हमको सस्ते में चाहिए। लेकिन इसमें प्लास्टिक नहीं, इसमें तो रिसाइकल, अब वो सब नहीं चाहिए, वो सब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको वो सस्ता चाहिए। अगर ये लोगों का बिहेवियर है तो तुम इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू वेट till the maturity of the market. So once the market becomes enough mature, then you can enter. Otherwise, नहीं, मुश्किल है. It is very difficult to push the envelope. Push the envelope, pushing the envelope का मतलब शायद आ सकता है, पर मैं याद रखोगे. Pushing the envelope का मतलब कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना मार्केट, उसके बहुत बड़ी रिस्क होती है, वो चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो मार्केट का भी पार्ट हो गया. नेक्स्ट इज सप्लायर्स. ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये सब माइक्रो एनवायरमेंट चल रहा है, माइक्रो एनवायरमेंट चल रहा है अभी. Suppliers, important component, they provide raw material, equipment, services, and so on. Large companies rely on hundreds of suppliers. Suppliers with their own bargaining power, ones who act can dominate the prices, affect the cost structure, etc. They constitute a major force which shapes the competition. Also, organizations have to take major decisions on outsourcing. ये तुमने सुना होगा, अपना काम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से करवाना इज कॉल्ड एज एन आउटसोर्सिंग. काम अपना है, लेकिन क्योंकि हम कुछ और काम पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए कुछ नॉन इम्पोर्टेंट वर्क हम किसी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं. दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग. या इन हाउस. इन हाउस मतलब खुद ही करें प्रोडक्शन, डिपेंडिंग ऑन दिस सप्लायर एनवायरमेंट. तो जितना सप्लायर अपना स्ट्रॉन्ग होगा, अकॉर्डिंगली हमारे प्लान्स चेंज. Wherein outsourcing is getting things done from outside, while in-house is doing things on your own. तो अगर हमारा सप्लायर अच्छा नहीं है, हमको अच्छे सप्लायर नहीं मिलते, तो वी विल आउटसोर्स अपना एक्टिविटी. अगर बहुत अच्छे सप्लायर है तो वी कैन फोकस ऑन इन हाउस प्रोडक्शन. नाउ पार्ले जी का रियलिटी बाइट, मतलब रियलिटी कुछ केस दिए. यू नो व्हाट इज पार्ले, मतलब पार्ले जी सब लोग तो जानते हैं. whenever you purchase a packet of biscuit and take a closer look at the pack, you will realize that the company selling the biscuits and the company actually making the biscuits is actually different. दो अलग अलग कंपनी है. देखना, मार्केटेड बाय अलग है और प्रोडक्शन कुछ अलग ही कर रहा है. You take a look at the image below of the biscuit packet, you will see the difference. Here the Parle is a Parle marketing में biscuit and others are making on its behalf. This is called outsourcing. यही नहीं. Marketed by Parle Products, you can see Private Limited, and manufactured by CF Foods Private Limited, Oil Foods Process, Elevative Industries, Shashi Sindal Foods, etc. ये चार कंपनी. मतलब पार्ले खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करते. वी हिंदुस्तान यूनिलीवर का विम बार
हिंदुस्तान यूनिलीवर खुद नहीं मैन्युफैक्चर करता, खाली मार्केट करता, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग है। ट्रॉपिकाना कोका कोला का ब्रांड है, कंपनी का नाम अलग है जो मैन्युफैक्चर करती है। कोका कोला खाली मार्केट करती है, लेकिन वो इतना जरूरी है तो उसके बगैर तुम्हारा प्रोडक्ट चल ही नहीं सकता। तो जो ट्रॉपिकाना प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी अलग है, वापस बोल रहा हूँ, और जो मार्केट कर रही है वो कंपनी कोका कोला है। ये भी हो सकता है। तो दिस इज नथिंग बट आउटसोर्सिंग। इन हाउस मतलब भाई मैं खुद ही प्रोड्यूस करूँ, खुद ही मार्केट करूँ। और आउटसोर्सिंग मतलब भाई मैं आउटसोर्सिंग का काम किसी और को दूं, मार्केट में करूं, या उल्टा भी हो सकता है, मैं खाली प्रोड्यूस करूं, मार्केट किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दूं, अदर वे आर। आई फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मुझे नहीं पता मार्केटिंग कैसे करते भाई, मार्केट वगैरह ये सब मुझे नहीं आता। आई नो हाउ टू प्रोड्यूस, आई नो व्हाट टू प्रोड्यूस, बस उससे ज्यादा मुझे नहीं आता भाई मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का काम मैं किसी आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग कर रहा हूँ बस। नेक्स्ट, इंटरमीडियरीज। अरे भाई यार, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स एक्सेट्रा। Intermediaries exert a considerable influence. They can also be considered as the major determining force. In many cases, the consumers are not aware of the manufacturer of the products they buy. They buy products from the local retailers. तो हम नहीं जानते, हम retailers पे ही focus करते हैं, big departmental stores etc. For example, DMart है, Big Bazaar है, Pantaloons है। यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार क्वालिटी अच्छी हो, तो वो इतना डेप्थ में नहीं जाते कि कौन सा ब्रांड है हर बार। They act as intermediaries to so many product companies. Thus, for a company, understanding the intermediaries is very important. तो ये भी समझना जरूरी। ये खत्म हो गया माइक्रो एनवायरमेंट। अब लास्ट पार्ट है मैक्रो एनवायरमेंट, फिर खत्म, फिर रिवाइज कर ले। मैक्रो में माइक्रो में एक बार फिर से बोल रहा हूँ, माइक्रो में स्पेसिफिक फोर्सेस, मतलब कंज्यूमर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ओनर्स वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स वगैरह, पे सप्लायर, ये सब, एंड इंटरमीडिएट मार्केट देता। इंटरमीडियरीज, मार्केट, सप्लायर, कंज्यूमर, ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये किस में आते हैं? ये माइक्रो एनवायरमेंट में। और अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है मैक्रो एनवायरमेंट। वो आई गेस थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट फर्स्ट। अब इसमें क्या क्या आएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पॉपुलेशन साइज, district, country, it includes race, age, income, educational attainment, asset ownership, home ownership, employment status, location. Data with respect to these factors with demographical variables and across households are of the interest to the business marketers. ये देखना क्या है, changing age structure of the population. Senior citizens ज्यादा है जिस कंट्री में, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स चेंज होंगे। यंगस्टर ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स अलग होंगे। चेंजिंग हाउस होल्ड पैटर्न, भाई पहले तो अलग था हाउस होल्ड, अभी भाई बहुत सिस्टमेटिक हो गए, घर छोटे हो गए, मॉड्यूलर किचन चाहिए, सब कुछ चीजें, वार्डरोब चाहिए, पहले तो कबर्ड होता था, अभी वार्डरोब चाहिए। तो हाउस होल्ड पैटर्न चेंज हो गए। जोग्राफिकल शिफ्ट्स इन द पॉपुलेशन, माइग्रेशंस वगैरह होने लगे, तो उसका भी इम्पैक्ट होगा। बेटर एजुकेटेड, मोर वाइट कॉलर, मोर प्रोफेशनल पॉपुलेशन, इनकी वजह से अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फिर और कुछ, कार्स, लग्जरियस कमोडिटीज, सारी चीजों की डिमांड बढ़ गई। इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी, डिमांड, डाइवर्सिटी मींस चेंजेस, चेंजिंग थिंग्स। तो ये सब चीजें है ना डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में। लोग क्या सोचते, some of the demographic factors have great impact on the business. Factors such as general age profile, sex ratio मतलब जेंडर, एजुकेशन, लोग कितने पढ़े लिखे, ग्रोथ रेट अफेक्ट, ग्रोथ रेट अफेक्ट द बिजनेस विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग लेवल पे।
India has relatively younger population as compared to some other countries. China, on the other hand, is having aging population comparatively. So products accordingly alag honge. Many multinationals are interested in India considering the population size. भले इंडिया में पॉपुलेशन हो, अब भले इंडिया में कंपटीशन हो, लेकिन भाई इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि बन ही जाएगा अपना मार्केट. With having approximately 16% of the world's population, the country holds huge potentials for overseas companies. Thus, considering demographics is of immense importance. तो हमको ये चेक करना है कि भाई लोगों हाई प्रोफाइल लोग कितने हैं, मतलब क्वालिटी पॉपुलेशन कितनी है, क्वांटिटी भी पॉपुलेशन कितनी है, कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा है, एज ग्रुप, ये सब चीजें देखनी. Business organization need to study different demographic factors, particularly the following issues. First, what demographic trends will affect the market size of the industry? मतलब कौन से ट्रेंड्स मतलब फैशंस. And second, what demographic trends represent opportunities or इन मार्केट ट्रेंड से अपने को अपॉर्चुनिटी का चांस दिख रहा है और थ्रेट्स किससे. So business as such is concerned with the population size, its structure, repeated part है यार, इनकम कितना है लोगों का, etc. अब इन फैक्टर्स को देखते हैं. फर्स्ट इज पॉपुलेशन साइज. लार्ज स्मॉल जो भी है अकॉर्डिंगली फर्क पड़ेगा. लार्ज है तो भाई मोर अपॉर्चुनिटी, स्मॉल है तो भाई लेस अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ज्यादा. चेंज इन द नेशंस बर्थ रेट एंड और फैमिली साइज, भाई इससे फर्क पड़ेगा. Increases or declines in the total population, effects of rapid population growth on natural resources or food supplies, ये कुछ changes. Changes in nation's population growth rate and life expectancy, लोगों की life expectancy जो आजकल बढ़ रही है because of lots of medicines वगैरह, can have important implications for companies. For example, a company that sells baby products, it would want to come to India as the number of births here are the highest in the world. तो लोग चाहते ही है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे. कोई नहीं चाहता वैसे देखा जाए तो कि पॉपुलेशन कम, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो डिमांड कम हो जाएगी, तो ये पैसे कैसे कमाएंगे. कोई नहीं चाहता कि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. बाहर की कंपनी वो तो वही चाहेगी कि पॉपुलेशन बढ़े इंडिया. अरे बढ़ेगी तो ही तो हमको मार्केट दिखेगा. नहीं, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन कम होना चाहिए बिकॉज उसके कुछ प्रॉब्लम हो सकती. दूसरे कंट्री में जितनी पॉपुलेशन हो अपने लिए अच्छा है. एनीवेज छोड़ो. Geographic distribution, population shifts from one region to another, migration बोलते हैं, और from non-metropolitan to metropolitan areas, मुंबई से या cosmopolitan cities से कहीं और या कहीं और से वहाँ यहाँ पे, may have an impact on company strategies, competitive issues that should be considered. The attractiveness of company's location may be influenced by geographical. Company का location. Companies may have to consider relocation if population shifts have a significant impact on the availability of qualified workforce. अब ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स इंडिया में आ गया क्वालिटी, तो यू नीड टू ओपन योर ऑफिस इन द एरिया नियर मुंबई. यहाँ पे तुमको बढ़िया सा स्टाफ मिले. कहीं दूसरे गांव में वगैरह अगर तुम बिजनेस करने जाओगे, ऑफिस वहां पे सेट करने जाओगे, तो यू विल नॉट गेट इनफ वर्कफोर्स ओवर देयर. इफ यू वांट क्वालिटी वर्कफोर्स तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई क्वालिटी वर्कफोर्स इजीली कहाँ पे अवेलेबल है. इसलिए ज्यादा ऑफिसेस मुंबई में होते, ज्यादा ऑफिसेस नोएडा में होते, ज्यादा ऑफिसेस बेंगलुरु में होते. फैक्ट्री कहीं और हो, ऑफिसेस इस एरिया में. The concept of working at home and commuting electronically on the information highway have also started in India. तो तुमको पता है, बहुत अच्छे से पता है. पैंडेमिक में तो और जबरदस्त हो गया. These may imply changes in recruiting and managing the workforce. Yes, इससे बहुत फर्क पड़ा है कि भाई दूर का आदमी भी चलेगा हमको, वैसे भी वर्क फ्रॉम होम, तो इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, एथनिक मिक्स है. This reflects the changes in the ethnic makeup of population and has implications both for companies, potential customers, मतलब ऐसे जो बन सकते हैं, and for the
workforce. ओके, तो लार्ज पॉपुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मिक्स, उसकी बात कर रहे हैं। देखो आगे जो डाइवर्सिटी, भाई बहुत अलग अलग लोग हैं। What do changes in the ethnic mix of the population, large mix मतलब as a whole, imply for product and service design and delivery? Will new products and services be demanded or can existing ones be modified? मतलब नए प्रोडक्ट बनेंगे या मॉडिफाई करेंगे? Are the managers prepared to manage a more culturally diverse workforce? कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कल्चरल। How can the company position itself to take advantage of increased workforce heterogeneity? What is heterogeneity? Homogeneity का उल्टा। अलग अलग वर्कफोर्स हैंडल करने के कैपेसिटी कंपनीज में है, एडवांटेज है। ये सारी चीजों के बारे में तुमको सोचो और अकॉर्डिंगली यू नीड टेक डिसीजन। रियलिटी बाइक में कुछ पता चले। शैम्पू कंपनी सेल देयर प्रोडक्ट्स इन बॉटल इन रेसिडेंशियल एरिया और मॉल, while the same product is sold in sachets in hostels and rural areas. सिंपल। तो जैसा पॉपुलेशन होगा क्वालिटी वाइज, अकॉर्डिंगली यू विल सेंड प्रोडक्ट। अभी लोअर क्लास वाले लोग हैं तो भाई सैशेस में जाएंगे, हॉस्टल्स वगैरह रूम में, हॉस्टल्स में, रूरल एरियाज में वगैरह, हॉस्टल्स में सॉरी, सैशेस में जाएगा ऑब्वियस। कैपेसिटी कम है ना, पेइंग कैपेसिटी। दिस इज डन बिकॉज इन हॉस्टल्स और रूरल एरियाज द पॉकेट money or disposable income is less as compared to residential areas. So you need to consider the area. 4-point income distribution. Changes in income distribution are important because changes in the level of individual and group purchasing power and discretionary income. Discretionary मतलब तुम decide करो तुम क्या करोगे। Often results in changes in spending, that is consumption and saving pattern. Tracking, forecasting and assessing changes in income patterns may identify new opportunities for companies. As you would observe that a lot of international brands have opened showrooms in India as the income of an average Indian is increasing every year and they want to spend more on luxury. वह इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और वो भी उसमें इनकम्प्लीट भी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये भी है कि भाई इक्वल है, इनइक्वल है, कैसा है, अकॉर्डिंगली फर्क पड़ता है कि तुम प्रोडक्ट्स कितने बेचोगे। ज्यादा लोग अमीर हो रहे हैं उसका मतलब ये है कि भाई ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है लग्जरियस कमोडिटीज के। तो क्या आ गया पैसा लोगों के पास तो खर्चा करेंगे, बस भाई हम उधर तक प्रेजेंट होने चाहिए विथ आवर प्रोडक्ट। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट वी आर लर्निंग सर, वी आर कंसीडरिंग दिस फैक्टर। ये मैक्रो है, ये जनरल है, हमारे हाथ में नहीं है, टोटली अपने आगे बियॉन्ड आवर कंट्रोल, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अब ये था सोशल पार्ट, सोशल एस्पेक्ट, डेमोग्राफिक में सोशल एस्पेक्ट और कुछ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। अब इकोनॉमिक एनवायरमेंट लास्ट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा रिवीजन। इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या है? इकोनॉमिक एनवायरमेंट इज द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन विच द कंपनी कॉम्पीट्स और may compete. It includes general economic situation in the region and the nation condition and resource market. कुछ 5 M's दिए, मेन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड। इनको 5 M's बोलते हैं। ये रिसोर्सेस, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, मेथड, इनसे ही पूरा बिजनेस के ऊपर बेस है। Which influence the supply of inputs. Inputs मतलब raw material to the enterprise, their cost, quality, availability and reliability. Economic environment determines the strength and size of the market. लोगों की परचेसिंग पावर क्या है, उनका इनकम कितना है, प्राइजेस कितने रखने चाहिए, सेविंग्स कितनी होती है उनकी, मनी कितना सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, डेट, लोन कितना है उनका, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है। ये सारे फैक्टर, क्रेडिट अवेलेबिलिटी होगी तो वो कार्स परचेज करेंगे। कोई बंदा कैश देके कार नहीं परचेज करता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यूजुअली पीपल टेक कार्स ऑन फाइनेंस। फाइनेंस अगर इजीली अवेलेबल होगा तो भाई, अगर कार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी कार से।
क्योंकि अदरवाइज कोई नहीं, घर खरीदना ही है, कार खरीदनी ऐसा जरूरी थोड़ी है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न डिटरमाइंस द मार्केटिंग possibility. The important point to consider is to find out the effect of economic prospects and inflation on the operations of the. अभी इन्फ्लेशन कितना होगा वो फर्म्स के हाथ में नहीं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो गया तो फर्म्स के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा। Think like a business owner who understands the various aspects of the business and how they can affect the decision making and strategies of your business. बहुत सारा जनरल दिया है यार, कोई ज्यादा कंसेप्चुअल है भी। तो ये था इकोनॉमिक। आगे है फैक्टर्स अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड यू नो दिस वेरी वेल। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। व्हाट इज कैपिटलिज्म? भाई पूरा इकोनॉमी, मैक्सिमम पार्ट इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। एक्सट्रीमली प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच, प्राइवेट ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकल होते हैं, सोसाइटी के बारे में कम सोचा जाता है, प्रॉफिट एलिमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको कैपिटलिज्म बोलते हैं। सोशलिज्म, यहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है, प्रॉफिट एलिमेंट इज सेकेंडरी इंपॉर्टेंट, मेन इंटेंशन इज टू betterment of the society. Society is generally understood as an economic system and means of production are either owned by state or government वगैरह, or resource allocation, investment pattern, consumption income are directed and regulated by the state. तो या तो बिजनेसेस गवर्नमेंट के पास, या तो कंट्रोल ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ, भले प्राइवेट बिजनेस, लेकिन मेन इकोनॉमी पे मेजर कंट्रोल अगर गवर्नमेंट का है तो उसको बोलेंगे सोशलिज्म। फॉर एग्जांपल चाइना, वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स हाउ द बिजनेस ऑपरेट्स, तो भले वहां पे प्राइवेट है सेक्टर, लेकिन उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा है। यूएस में बहुत कम है रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट। तो कुछ लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म मतलब क्या सब कुछ प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म मतलब क्या सब कुछ गवर्नमेंट। हाँ ना, ऐसे तो नहीं, ऐसा नहीं। कैपिटलिज्म में बिजनेसेस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है और बिजनेसेस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, फ्री हैंड है, तुम जैसे चाहिए वैसे करो, बिकॉज हम भी ट्रस्ट। सोशलिज्म में ऐसा है कि नहीं, दे आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट के एक्सेसिव रूल्स। एंड लास्ट मिक्स इकोनॉमी, जो इंडिया में कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, गोल्डन मिडल बोल सकते हैं। मिक्स इकोनॉमी इज द आउटकम ऑफ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू ड्रामेटिकली अपोजिंग स्कूल्स ऑफ, और यही ठीक है भाई, इंडिया के लिए यही परफेक्ट, क्योंकि हम लोग टोटली सोशलिस्टिक नहीं बन सकते। डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म रखा, वही रखना चाहिए। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो वहां पे सोशलिज्म बराबर। लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक है, लेकिन हम पूरा का पूरा यूएस की तरह बिहेवियर नहीं रख सकते, तो भाई अपने लिए मिक्स इकोनॉमी ठीक। थोड़ा पार्ट गवर्नमेंट भी संभाल लेगी, गवर्नमेंट की अपने रेस्ट्रिक्शंस होगी, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बहुत फ्री हैंड भी दे दे। Private public joint sectors are the like or have some say in the major decisions. These are followed by the four important economic roles played: regulatory role, promotional role, entrepreneurial role, and planning role. ये चार roles है, दोनों मिलके संभाल। For example, in India, where some crucial sectors of the economy like agriculture and defense are looked after by the government, these markets are free to open for general public. कुछ कोर सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल ले लिया, बाकी सबसे गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया, भाई तुम करो। ये मिक्स इकोनॉमी, दिस इज द मिक्स इकोनॉमी। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज ना, इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉलिसीज है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, आप गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट के रूल्स क्या है रिगार्डिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रेगुलेशंस कितने हैं, प्रोसीजर्स क्या है, लाइसेंसेस कौन से लेने पड़ेंगे, ये सब चीजें, इन्वेस्टमेंट कितनी अलाउड है वगैरह वगैरह, ये सब इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सेकंड फिस्कल पॉलिसी, इसमें देख क्या है, लिखा है इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा कितना खर्चा करेगी,
कितना टैक्सेशन करेगी, कलेक्ट करेगी, और कितना लोन लेगी पब्लिक। ये सब फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, एक बार वापस समझे, कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी ऑन पब्लिक, कितना पब्लिक से टैक्स लेगी, और कितना पब्लिक से लोन लेगी, ये सब कुछ आएगा फिस्कल। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंडस्ट्रीज के रूल्स आएंगे, उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं पता। मॉनेटरी पॉलिसी ये कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। वहां पे दिख नहीं रहा है बट हमको पता होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय हु, आरबीआई। It includes those activities and intervention that aims to smooth flow of supply of credit to the business and boost to industry and trade. भाई जितना ये स्मूथ हो उतना बिजनेसेस बढ़े, जितना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगोगे मनी सप्लाई पे उतने बिजनेस थोड़े रेस्ट्रिक्शंस में बढ़े। ये आरबीआई बनाती है, याद रखो। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, भाई ये कांग्रेस और बीजेपी के अलग अलग सोच हो सकते। कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स अलग होते हैं, बीजेपी के अलग हो सकते हैं। This policy aims at regulating the inflow of foreign investment in various sectors. भाई अगर बीजेपी को लगता है कि नहीं ये एरियाज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, स्पीडिंग अप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो सबसे बड़ा फायदा होता है फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो दे कम विद द न्यू टेक्नोलॉजी जिसका फायदा इंडिया को होता है। ये सबसे बड़ा फायदा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी क्या उसके ऊपर भी है। अगर तुम ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो फॉरेन नहीं आएंगे फॉरेन। लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल लीगल आज नहीं करते। फिफ्थ पॉइंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। भाई सिंपल चीज है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर कितने ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा उसके ऊपर। थ्रू दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट अनाउंसेस वेरियस ड्यूटीज एंड लेवीज। लेवीज मतलब सर टैक्सेस, ड्यूटीज लेवीज का मतलब टैक्स। लेवी होता है टैक्स मतलब इम्पोज होता है, चार्ज होता है। The focus nowadays lies on removing barriers, restrictions, and lowering the custom duty. Custom duty मतलब सर वही import tax. लोग कम कर रहे हैं import tax countries क्योंकि फ्री इकोनॉमी करनी। और it can also shift to making India self-reliant via आत्मनिर्भर भारत। ये उल्टा भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें imports discourage करेंगे और exports बढ़ाएंगे। तो ये तो मैं बोल रहा था भाई कि अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज हो रहा है बीजेपी का। They focus on आत्मनिर्भर भारत। What आत्मनिर्भर भारत says or speaks, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली आत्मनिर्भर का लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है कि भाई जितने यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और उनको ये बोलो कि भाई एक्सपोर्ट बढ़े और जितना हो सके उतना इंपोर्ट कम। ये बहुत अच्छा है। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। एक जगह पे ये भी हो रहा है कि भाई लोग बाकी कंट्रीज बैरियर्स धीरे धीरे कम कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ बैरियर्स, कस्टम ड्यूटी। ऐसा क्यों करते हैं सर, बात एकदम सिंपल। अगर मैं चाहता हूँ कि इंपोर्ट कम हो तो मैं क्या करता हूँ, मैं टैक्स बढ़ाता हूँ, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी। इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते। तो प्रोडक्ट्स महंगे हो गए तो अपने आप उसका डिमांड नीचे जाता है, तो मेरा इंपोर्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर तुम कंट्री से इंपोर्ट कम करो तो वो भी तुम्हारे कंट्री से एक्सपोर्ट कम करेगी, मतलब इंपोर्ट कम करेगी। मतलब अपना अगर परचेज अगर कम होगा तो अपना सेल भी धीरे धीरे कम होगा। तो एक थॉट ये बोलता है कि भाई बैरियर्स हटा दो। अगर हम अपना फायदा सोचते हैं तो हमको दूसरे का भी फायदा थोड़ा बहुत करना। तो हम ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखते। फॉर एग्जांपल हमने लगा दिया बैरियर तो चाइना से कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा तो हम 400% ड्यूटी लगाएंगे तो चाइना छोड़ेगा, चाइना ऑर्डर ही नहीं देगा इंडिया। तो हम ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ हम ये कर सकते कि यहाँ के प्रोड्यूसर्स को इतना केपेबल बनाओ कि भाई वो अपने पैरों पे खड़ा खड़े हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ाए। लेकिन हम इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा नहीं सकते। वी नीड टू कट डाउन। ओपनली नहीं बोल सकते कि नहीं चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीद। ये सब बोल रहे हैं वो कोई गवर्नमेंट से स्टेटमेंट नहीं आया कि हमको सोचना है। गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं, खरीदो। तो ये सारी चीजें थी
बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ है और इसका रिवीजन नेक्स्ट लेक्चर भी करेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो दो फैक्टर पॉइंट्स में डिवाइड होता है। माइक्रो में स्पेसिफिक फोर्सेस, मैक्रो में जनरल फोर्सेस। माइक्रो में क्या था भाई, कस्टमर्स कैसे होंगे, कस्टमर्स का बिहेवियर, सप्लायर वो कैसे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन उसमें शेयर होल्डर यानी कि ओनर्स या डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज आएंगे, ठीक है। मार्केट कैसा होगा, मार्केट का अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मार्केट में कौन कौन आता है, कस्टमर्स भी और पोटेंशियल कस्टमर्स, मतलब ऐसे कस्टमर्स जो आ सकते नहीं भी आ सकते, ऐसे लोग जो कस्टमर बन सकते हैं या नहीं भी बन सकते, ये था माइक्रो। मैक्रो में क्या आएगा, जनरल फोर्स। अब उसमें क्या क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, तो डेमोग्राफिक आएगा, etc. ओके, तो इकोनॉमिक हमने देख लिया, बहुत सारा है, पॉलिसीज। जनरल डेमोग्राफिक भी देख लिया, डेमोग्राफिक फीचर्स। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। और फिर हम लोग एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारे एनवायरमेंट जो टेक्नोलॉजिकल है, और उसके बाद में लीगल है, पेस्टल एनालिसिस अलग से दिया है, ये देख, ये लास्ट लेक्चर बोला था, सब करना है, which will take around नेक्स्ट पूरा सेशन। ओके, तो आज तो यही पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज लीगल वगैरह पार्ट नहीं कर, नेक्स्ट सेशन में बाकी सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।